हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि 2 दिन से कोई लेक्चर्स नहीं आया, जबकि हमने ये बोला था कि सितंबर में हम ये पूरा करा देंगे। असल में बात ये है कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी एक घटना हो गई, जिसमें माता जी का विसर्जन करते समय करीब 13 लोग नदी में डूब गए। 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिनमें से 5 लोग हैं, उनकी तो डेड बॉडी मिल गई है, जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है। बाकी के जो 8 लोग हैं, उनके लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिनमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी काफ़ी सारे जवान उसमें लगे हुए हैं सर्च ऑपरेशन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे लोग हमारे ही आसपास के सारे लोग थे। इसकी वजह से आपका ये लेक्चर काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है। लेकिन चलिए, फिर भी सब चीज़ों से हमें उबरना होता है, आगे बढ़ना होता है। इस बात करते हैं। तो आज हम एफएसओ एग्ज़ाम के लिए यूनिट 6 टॉपिक 3 इस पर एक मज़ेदार लेक्चर लेंगे। पूरा का पूरा यूनिट 6 फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। इसके 2 लेक्चर हम ले चुके हैं, जो कि काफ़ी बेसिक थे, लेकिन उनके अंदर की कुछ चीज़ें डिटेलिंग में हमसे यहाँ पूछी गई हैं, जिनको हम यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आप एक शब्द याद रखेंगे, FSM। इसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, आदतें होती हैं। खाने को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, इसको खाने को हेल्दी कैसे बनाना है, खाने लायक कैसे बनाना है, और ये सारी की सारी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस, इन सब का एक समूह होता है। यानी कि FSM एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अब डिटेल में थोड़ा सा और समझो। FSM इसलिए ज़रूरी होता है, सबसे पहली बात, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। अगर FSM नहीं होगा, यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट नहीं होगा, खाद्य सुरक्षा नहीं होगी, ये सिस्टम नहीं होगा, तो फूड बॉर्न इलनेस यानी खाने से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए, हम दूध लेकर के मार्केट से आते हैं, डेयरी से, पैकेट वाला। तो ये जो पैकेज वाला दूध है या पैकेज वाले फूड्स हैं, हम इसीलिए तो उनको कंज्यूम करते हैं कि क्योंकि ये सारे के सारे हाइजेनिक हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हमको हो सकती हैं हेल्थ रिलेटेड। WHO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कि हर साल दुनिया में 60 करोड़ ऐसे लोग होते हैं जो इस खाने को, यानी ख़राब खाने को खाने से बीमार हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? 60 करोड़। ये कई बार ये डेटा मैं आपको दे चुका हूँ। ये बीमार हो जाते हैं। और FSM से ये संख्या याद रखना, ये जो मैंने अभी आपको बताया FSM, केवल इसकी वजह से, सेफ्टी मैनेजमेंट की वजह से, ये इसको हमने 40% तक कम किया। ये WHO ऐसा आंकड़ा हमको देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। बाकी FSM रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत में FSSAI, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके रूल्स, ये ब्रांड की इमेज को भी बढ़ाता है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी मदद करता है। जैसे भारतीय मसाले हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो FSSAI की गाइडलाइंस हैं, वो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है उनसे मीट करते हैं, और इसके बाद जाकर के उनको हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। FSM क्या होता है? इज़ अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के FSM बनता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखें। यहाँ महत्व तो बोल रहा है कि क्या इसका महत्व होता है, बताइए क्या इसको बताने की आवश्यकता है? आप जानते हो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है। प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर हेल्थ अच्छी करता है, इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं उनको कम करता है। इकोनॉमिक लॉसेस आप सोचिए, इकोनॉमिक लॉसेस कैसे होंगे? सरकार को बहुत इससे नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे लोगों को उसमें नियुक्त करना रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो तम्बाकू हैं, ये पान मसाले हैं, इन पे ना सरकार को बैन लगा देना चाहिए। से लोगों की हेल्थ पे बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है, माउथ कैंसर हो जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक दूसरे लोग होते हैं जिनका तर्क ये रहता है कि नहीं, सरकार इस पर कभी बैन नहीं लगाई, क्योंकि सरकार को इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सारा टैक्स में पैसा मिलता है। लेकिन ये ना एक मिथ है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, छोटा सा डेटा मैं आपको बताता हूँ। मान के चलते हैं कि 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, इतने सरकार को यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। पान मसाला, केवल हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इतना पैसा वहाँ से मिला। लेकिन इस पान मसाले से होने वाले जो लोगों के कैंसर हैं, उसका जब इलाज किया जाता है, यानी जो कैंसर का इलाज किया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो उसमें एक पेशेंट पे जितना पैसा खर्च होता है ना, वो इससे लगभग 3 गुना होता है। आप बोलेंगे सर क्या 3000 करोड़ होता है? नहीं। अगर हम यहाँ ले लें कि 100 रुपये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति से उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन अगर उस व्यक्ति को जब कैंसर हो जाएगा, तब उसमें जो सरकार खर्च करेगी वो 300 रुपये लगभग उसके खर्च होते हैं। लेकिन क्योंकि ये डेटा है, इमेजिनरी डेटा है, 100 रुपये न तो सरकार लेती है और न ही 300 रुपये में केवल कैंसर का पूरा इलाज होता है। मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1:3 इतने का रेशो रहता है। सरकार को ये रेवेन्यू मिलता है और ये उसका एक्सपेंडिचर है, खर्च होता है एक व्यक्ति से, समझ लो। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इस पेपर को केवल पढ़ना, इसका सिलेबस कंप्लीट करना। आगे बढ़ते हैं। बाकी एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, एनहेंस ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज कब बनेगी? जब साफ़ सुथरा अच्छा खाना वहाँ से मिलेगा, एक्सपायरी डेट के हिसाब से वो सारी चीज़ें गाइडलाइन मीट करेंगी तब। फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सक्षम बनाना भी इनका मेन काम मेरे भाई होता है। चलो
इसके अलावा अब इसमें हम देखते हैं कि प्रमुख एलिमेंट इसके क्या क्या हैं। देखो, पहला है मैनेजमेंट कमिटमेंट। इसको आप मान के चलो बॉस, या फिर इसको मान के चलो मैनेजर, ठीक है। ऐसे कि इसको कमिटेड होना पड़ता है। जैसे आपके घर में कोई एक बॉस होता है, मैनेजर होता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि अच्छा ये खाना ख़राब हो गया होगा, इसको फेंक दो, ये खाना अभी ठीक है, इसको सभी लोग खा लो, अच्छा अभी सर्दियाँ हो रही हैं ये मत खाओ, अभी गर्मियाँ हो रही हैं ये सारी चीज़ें खाओ, सिट्रस फूड खाओ। जैसे मैनेजर होता है ना, ऐसे ही मैनेजमेंट कमिटमेंट इसका बॉस होता है, ठीक है। सेकंड है रिस्क असेसमेंट। ये क्या है? इसका मतलब होता है खतरे को ढूंढना। जैसे कच्चे मीट में से बैक्टीरिया को ढूंढना। कच्चा मीट है, जैसे मान के चलिए मीट है आपने पकाया, वो कच्चा रह गया तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, इस रिस्क असेसमेंट को ढूंढना। ऐसे आपके घर में जैसे मान के चलिए दादी जी होती हैं, वो कहती हैं लाओ दिखाना ख़राब हुआ कि नहीं, वो उसको स्मेल करती हैं या जरा सा उसको टेस्ट करके बोलती हैं फेंक दो इसे, ये ख़राब हो गया। तो ये दूसरी चीज़ होगी। थर्ड आता है यहाँ पे लिखा हुआ PRP GPs। ये तरीके होते हैं, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, ये बेसिक हाइजेनिक तरीके होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। इनको पहले करते हैं, इसके बाद जा करके दूसरी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्थ है HACCP। ये एक अप्रोच होती है जहाँ पे मान के चलो इसको हर कोई इसको नहीं कर सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहती है, वहाँ पे ये कंट्रोल का काम करती हैं, खाने को सही कर रखने का, ठीक है। इसके अलावा है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, यानी इसको रोज़ाना चेक करना, जैसे रोज़ाना तापमान नापना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कहाँ होता है? घर पे भी नहीं, ये घर पे तो होता ही है बहुत छोटे स्तर पे। इसको हम चेक करते हैं, ये होता है बड़े स्तर पे, जहाँ पे खाना बन रहा होता है, जहाँ पे खाने के जहाँ पे प्रोसेसिंग फूड्स का बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे रहते हैं, ये वहाँ की बात कर रहा है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, दस्तावेज और रिकॉर्ड्स, ये सारे के सारे लिख कर रखना, जिससे बाद में बाद में इनको चेक किया जा सके, ठीक है। जो नासा है उसने 1960s में जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं उनके लिए FSM जैसा एक सिस्टम बनाया था, ठीक है। FSM जैसा सिस्टम बनाया था कि स्पेस में खाना कितने दिन तक चलेगा, कौन सा हम खाना लेके जाएं जो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस स्पेस के एनवायरमेंटल कंडीशन से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। तो ये जो FSM बनाया था, फिर बाद में ऐसी ही FSM एक बनाया गया यहाँ पे लोगों के लिए कि खाने को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। समझ में आया ना? ये सारी की सारी चीज़ें, तो एक पूरा प्रोसीजर है, हम ये FSM के तहत पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम देखते हैं PRPs, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम, पूर्वाच्छे प्रोग्राम इसको कहते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त याद रखो, सुरक्षित खाने की नींव तैयार करना, एक तरीके से उसको मान के चलो। पॉइंट नंबर 2 से लेकर के पूरा ये लेक्चर अब जो चलेगा, इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं। इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आपको इसका पूछा जा सकता है कि ये जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट है उसमें इसका क्या रोल होता है, या फिर ये किस तरह से दूसरे जो तरीके हैं उनसे अलग होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इनको ध्यान से सुनते चलना है। बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वरना आप इनको भूल जाओगे, किताबी लैंग्वेज में, नोट्स की लैंग्वेज में उलझ जाओगे, ठीक है। देखो, PRPs को ऐसे समझो, जैसे जब हम घर बनाते हैं ना, तो उससे पहले हम ज़मीन तैयार करते हैं, ठीक है। ये भी एक बेसिक कंडीशन होती है, जो कि HACCP, अभी ध्यान से सुनते चलो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी HACCP जैसे बड़े सिस्टम से करने से पहले सबसे पहले जो हमें ज़रूरी काम करना रहता है वो PRPs होता है, ठीक है, ठीक है। यानी ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक बड़ा तरीका है। इस तरीके को करने से पहले हमें स्टार्टिंग ये करनी। अब आप बोलेंगे कि सर PRPs बेसिक एक तरीका है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे पहला प्राइमरी एक स्टेप होता है HACCP करने का। लेकिन सर इसमें करना क्या होता है? इसमें याद रखना, एनवायरनमेंट चेक किया जाता है, वहाँ की कंडीशंस। इसके अलावा जो भी हम ऑपरेशंस वहाँ पे करेंगे, ऑपरेशंस यानी जो भी क्रियाकलाप करेंगे, तो जितनी भी चीज़ें हैं सबको साफ साफ रखना। जैसे फैक्ट्री का, जैसे मान के चलिए फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो भी लेआउट है, उसका फर्श हो गया, बाकी सारी चीज़ें जिनको हम यूज़, पानी की क्वालिटी हो गई, कीड़े मकोड़े तो नहीं वहाँ पे कहीं घूम रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करना, इसको हम PRPs कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे, ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बुनियादी पर्यावरणीय संचालन स्थितियाँ ये HACCP को लागू करने से पहले काफ़ी आवश्यक होता है। यहाँ पे PRP लिखा है, डिटेल्ड इसके पर्पस लिखे हैं और एग्जाम्पल लिखा। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें देखो। सबसे पहला है, यहाँ पे लिखा है फैसिलिटी लेआउट एंड डिज़ाइन। ऐसी जगह बनाओ कि जहाँ पे ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे गंदगी एक जगह से दूसरी जगह पर न फैले। ऐसे याद रखो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे रसोई में कच्चा मीट बना रहा है कोई, है ना, तो पकी हुई सब्जियों को अलग रख दो। जैसे आपको पता है कि अगर मीट कच्चा रह गया तो वो ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो दूसरी चीज़ों को जो अच्छे से पकी हुई हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें, कच्चे को पके भोजन से अलग करना, ठीक है। चलो, दूसरा है वाटर की क्वालिटी। पानी को साफ पानी इस्तेमाल करो, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अच्छा, पानी को चेक करने के लिए कौन सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स बनाता है? तो BIS बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। पानी की टेस्टिंग वगैरह मैंडेटरी इसमें रहता है कि कितना कितना सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद होता है पेस्ट कंट्रोल।
कीड़े रोकने के लिए या तो आप ट्रैप बना सकते हो, ठीक है, या तो आप ट्रैप बना सकते हो, स्क्रीन्स लगा सकते हो जिनमें आके वो मर जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। जैसे घरों में आप कॉकरोच के स्प्रे रखते हो, वो सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें। और फैक्ट्री में लेकिन ये प्रोफेशनल तरीके से होता है। उसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट। अब जब बन गया तो कचरे को सही जगह पे फेंकें, ये सारी चीज़ें। जैसे स्कूल में लंच के बाद बच्चे प्लेट साफ करके डस्टबिन में फेंकते हैं ना, तो वो भी एक तरीके से छोटा पीआरपी कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद पर्सनल हाइजीन, इसका बहुत हमें ध्यान रखना रहता है। हाथ धोना, ग्लव्स पहनना, ये सारी की सारी चीज़ें। सप्लायर कंट्रोल, अच्छे सप्लायर से सामान खरीदें हम, ये भी सारी की सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पहला तरीका पढ़ा पीआरपीज, उसके बारे में ये सारी की सारी चीज़ें हमने समझी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पीआरपीज जो है एफएसएम के फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं, ये मैं पहले ही आपको बता दिया। यानी कि सबसे पहला तरीका यही होता है जिसको हम करते हैं। लेकिन अकेले एचएसीसीपी को ये नहीं चला सकता है, यानी कि पूरा एचएसीसीपी ये नहीं है, ये एचएसीसीपी है, इसके अंदर ये पीआरपी है, ठीक है। अब इसके बाद कोई और होगा, फिर और होगा, फिर और होगा, उसको मिलाकर के एचएसीसीपी हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और इसको पूरे को मिला के हम बोलेंगे कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट एफएसएम, ये हमने पूरा कर दिया। समझ आया। चलिए, एक कॉडेक्स एलिमेंटेरियस होता है, जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बनाता है ये। तो याद रखना, पीआरपी जो है ना, ये एचएसीसीपी इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। चलिए, ठीक है। तो बेसिक अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीआरपीज़ है, ये एचएसीसीपी जो कि एक बड़ी एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। अगर पीआरपी अगर आपने ठीक से नहीं किया है, ठीक है, तो याद रखना 70% जो फूड है ये आपका ख़राब हो सकता है। फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लेना, यानी कि बेसिक तरीका हमारा ये होता है, इसको हमें करना होता है, ठीक है दोस्त। चलिए, एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए आप मार्केट से फ्रूट्स खरीदने गए या वेजिटेबल्स खरीदने के लिए गए, तो वहाँ पे आपने देखा आपको या तो उसने धुल के दिया या आपने हाथ धोने के बाद उसके बाद आपको फ्रूट्स दिए। तो ये जो तरीके जब अपनाएगा तो वो भी क्या हो गया, एक छोटा पीआरपीस हो गया, यानी कि बेसिक तरीका उसने किया। अब उसको खाना, छील के खाना, वो सारी चीज़ें बात की बात होती हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, जिसमें लिखा है जीएचपीज। इसको बोलते हैं गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जीएचपीज को ऐसे समझो, ये वो आदतें होती हैं जो खाने को हैंडल, देखो, वो खाने को हैंडल, खाने को प्रिपेयर, इसके बाद ये किसको कैसे बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है, इसको स्टोर कैसे करके लाया है, कि हाथ में लटका के ऐसे ही तो नहीं ले आया है वो, हाथ में पकड़ के, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें मेरे दोस्त ये स्टोर करते समय कंटेमिनेशन को रोकनी चाहिए, यानी उसकी हैंडलिंग, प्रिपेयरनेस उसकी, और उसको स्टोर करना ये हाइजेनिक तरीके से होगा तो ये क्या करेगा, कंटेमिनेशन को रोकेगा, गंदगी को रोकेगा, पहली चीज़। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए, आप की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए, हमने पहले अभी पीआरपीज पढ़ा, देखो समझो, छोटी सी बात मैं आपको फिर से बताऊंगा। हम पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त एफएसएम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिनके अंदर हमने अभी पीआरपीज पढ़ा है, अभी हम जीएचपीज पढ़ रहे हैं। ऐसे कई सारे हैं, और इनको सबको करने के बाद फिर लास्ट में हम एचएसीसीपी को समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए, क्या क्या हो सकता है। हैंड हाइजीन, वॉश हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड। खाने को पकड़ने से पहले तो अपने हाथ साफ करो, और खाने को खाने से पहले अगर धोने लायक चीज़ वो है तो उसको धो के खाएं। जैसे फ्रूट अगर कोई है तो उसको धो के खाओ। हाथ भी धो लिया हमने, साथ में उसको भी धो लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, प्राइमरी अपनी हैबिट को अच्छा कर लिया। इसके बाद प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, जैसे खाना बनाते समय ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, एप्रॉन्स पहनते हैं, जैसे डॉक्टर पहनते हैं ना, ऐसे खाने वालों के पहनने के लिए भी होते हैं, उनको हम यूज़ करें। हेल्थ मॉनिटरिंग हम चेक करें। बीमार एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो उनको काम ना करने दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर घर में या तो किसके पास जनरली देखा जाता है, या तो मदर होंगी वो खाना बनाएंगी, या अगर आपकी वाइफ होंगी वो, या आपकी डॉटर होंगी वो खाना बनाती हैं, ठीक है। तो अगर वो बीमार हैं तो उनसे खाना ना बनवाएं, ठीक है। सिर्फ इसलिए खाना ना बनवाएं कि वो बीमार हैं, तो उनको बनाए हुए खाने से हम लोग भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए भी उनसे खाना ना बनवाएं कि वो लोग भी एक इंसान हैं और उनको भी आराम की, आपकी पैम्परिंग की, आपकी सेफ्टी की, आपकी सिक्योरनेस की उनको भी ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए उनको नहीं करना चाहिए, उनसे खाना नहीं बनवाना चाहिए। इसके अलावा एक क्लीनिंग शेड्यूल्स, यहाँ पे जब आएंगे आप तो सरफेस को डेली, जैसे खाना बनाते समय आप अपनी गैस को उसके कंपार्ट को जिस पे खाना बनाए तो उन सबको हम साफ़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है वेस्ट डिस्पोजल, उचित निपटान इसका हम करें, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, बाकी इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। फिर जीएचपी प्रैक्टिसेस लिखी हैं और इसके रोकथाम के तरीके लिखे हुए हैं, ठीक है। हैंड वॉशिंग क्या करेगा, ये माइक्रोवेल कंटेमिनेशन, सूक्ष्म जीव संदूषण को दूर रखेगा, सूक्ष्म जीवों को आने नहीं देगा आपके अंदर। हेयर नेट्स एंड ग्लव्स,
बालों पे हेयर नेट्स देखे होंगे ना आपने लगा रहे, तो बाल नहीं आते हैं, यानी कि फिजिकल कंटेमिनेशन नहीं होगा। यही तो मैंने 3 कंटेमिनेशन आपको बताए थे, एक तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होता है, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल करना, तो बैक्टीरियल से ग्रोथ नहीं होगी अगर टेम्परेचर ठीक ठाक होगा तो। क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करें तो क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए, घर में जब आप सैंडविच बनाते हो तो पहले हाथ धोते हो, ब्रेड को साफ जगह पे रखते हो। ये क्या है? GHP ही है जिसको आप कर रहे होते हो, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें इसके अलावा मैंडेटरी है, तो इसके अलावा याद रखना EU जो है ना, EU किसको बोलते हैं? यूरोपियन यूनियन को बोलते हैं। इन लोगों ने जो GHPs हैं इसको मैंडेटरी बनाया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर नहीं समझ आया, थोड़ा एक और कोई एग्जांपल देखो। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे वेटर को आप देखेंगे कि ग्लव्स पहने हुए हैं सर्व करते समय, और जो वहाँ पे बना रहे हैं उन्होंने हेयर नेट्स लगाए हुए हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। तो ये क्या है मेरे दोस्त? ये GHPs का ही तरीका है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम 4th पे पहुंचते हैं जिसको बोलेंगे GMPs। इसको बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अच्छे तरीके से चीज़ों को बनाना, अच्छे तरीके से खाने को बनाना। चलिए, अब हम इसको भी समझते हैं क्या होता है। पहले तो आप ये याद रखें कि ये जो GMPs हैं ये उन जगहों पे होती हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर फूड की जो यूनिट्स रहती हैं जहाँ पे ये खाना बनता है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे उनको काम करना है जिससे कि जो खाना बनाने वाला उनका प्रोडक्ट है वो सेफ़ रहे, हाई क्वालिटी का रहे, और उनके रूल्स भी फॉलो ऐसे हों कि बाद में जब उसकी चेकिंग हो तब वो उनमें फिट हो, उनमें हेल्दी हो, ठीक है। तो ऐसे समझ जाओ, ठीक है। देखिए, हमने PRPs पढ़ा, पहले GHMs पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? GMPs, ठीक है। देखो, अब इसमें हमें ये करना होता है दोस्त कि हमें देखना है जो भी हम प्रोडक्ट उसमें खाने में यूज कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल को हमें चेक करना रहता है कि ये कैसा है, किस एनवायरनमेंट से आया है, ये किस मटेरियल से आया है, ये कैसा रॉ प्रोडक्ट है, ये इसको चेक करना है। इसके अलावा किस एनवायरनमेंट में हम उसको बना रहे हैं वो हमें देखना है। इसके अलावा जिन इक्विपमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं उनका मेंटेनेंस, इसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग। देखो, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अभी ट्रेनिंग हम इससे पहले नहीं थे, इससे पहले कह रहे थे कि स्टाफ जो है वो केवल हेयर नट्स लगाए, ग्लव्स पहने, साफ सफाई का ध्यान रखे, वो चीज़ हम देख रहे थे केवल, लेकिन यहाँ पे उनको ट्रेन करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे और देखिए एडवांस कुछ पॉइंट लिखे हुए। पहला लिखा है क्रिटिकल कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, बहुत बेसिक सी चीज़ है। कच्चे माल पर नियंत्रण रखना, किस तरह का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाइजीन ऑफ प्रोडक्शन, जगह को, उस जगह को जहाँ पे बनाया जा रहा है उसको साफ़ सफाई रखें, ये सारी चीज़ें। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, यानी कि जो मशीन्स हैं वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं, वो चीज़ें हमें चेक करना है, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब है कि प्रशिक्षण देना अपने कर्मचारियों को जिससे कि उनका जो काम करने की दक्षता है वो बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है जिसमें एस्पेक्ट लिखे हैं, रिक्वायरमेंट GMP की क्या है और वेरिफिकेशन यानी सत्यापन की विधियाँ क्या हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, रॉ मटेरियल, इसका मतलब है अप्रूव्ड सप्लायर्स होने चाहिए। किसी से भी माल ये सोच के नहीं लेना कि ये सस्ता दे रहा है तो इससे ले लेंगे। अप्रूव्ड जो सप्लायर्स होते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी रहती है उन्हीं से हमें लेना चाहिए। इसके अलावा सप्लायर की ऑडिट, ठीक है, सप्लायर की ऑडिटिंग अच्छे से हो, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे इक्विपमेंट लिखा हुआ है दोस्त, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। स्टाफ की बात करेंगे तो ट्रेनिंग ऑन हाइजीन ये होना चाहिए। स्टोरेज की बात करें तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। और चेक करने के लिए हमको थर्मामीटर एंड लॉग्स वगैरह होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे हम पता करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारा जो लिखा है नोट्स में वो। अब बेसिक चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी समझा दूँ। जैसे GMPs की हम बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल से शुरू हुआ था, ये याद रखना, फार्मास्यूटिकल से शुरू हुआ था। अब इसको हम किस में? फूड में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बेकरी आप जाते हैं, बेकरी में आप देखते हैं कि ओवन कितना साफ़ सुथरा है उनका, ठीक है। चलिए, इसके अलावा तो ये साफ़ सुथरा है, तो ये क्या है मेरे दोस्त? ये GMP है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जैसे एग्जांपल के लिए आप चॉकलेट फैक्ट्री में विजिट करें, ठीक है। अब वहाँ जब आएंगे तो आप इंटरेक्शन लोगों से करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वर्कर्स हैं वो कैप पहने हुए हैं, मटेरियल को चेक किए हुए हैं, सारी मशीन्स उनकी प्रॉपर काम कर रही हैं और उन मशीन्स को चलाने की उनमें दक्षता है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। तो ये सारा काम क्या है मेरे दोस्त? ये GMP इज़ इन एक्शन, GMP इज़ इन एक्शन, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अच्छा, FDA है, आप जानते ही हो, वो कहता है कि जो GMP है अगर इसका वायलेशन होता है तो 50% तक पेनल्टी किसी कंपनी पे, किसी फैक्ट्री पे लगाई जा सकती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा SSOPs, इसको बोलते हैं सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। चलिए, सिंपल सी बात है, सफाई के कुछ फिक्स रूल होते हैं, ये उनकी बात करता है, ठीक है। चलो, SSOPs क्या है भैया बताओ? ये रिटन स्टेप्स होते हैं जिनको हमको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, लिखे हुए, ठीक है। जैसे सैनिटाइज करो इक्विपमेंट्स को, यूटेंसिल्स को, फैसिलिटीज़ को, सबको।
चलिए बता देता हूँ। अब आप बोलेंगे ठीक है सर इतना तो समझ गया, यानी कि लिखे हुए प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या होते हैं। पहला होता है प्री क्लीनिंग। खाना खाने के बाद आपके पास प्लेट आई, सबसे पहले उसमें से जो बचे हुए भोजन के टुकड़े हैं उनको आप निकालेंगे, निकाल के उनको ठीक से डिस्पोज करेंगे, चीज़ों में डालेंगे, उसके बाद आप बिन में डालेंगे, उसके बाद उसको ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग, यानी कि आप डिटर्जेंट से उनको साफ से धोगे, फिर उसके बाद उनको आप सैनिटाइज करोगे, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पे छोटे छोटे जो कीटाणु होंगे, रोगाणु होंगे, वो वहाँ पे नहीं रहेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्शन, यानी कि उसके बाद इंस्पेक्शन वो चेक करेंगे साफ़ है या फिर नहीं है, ये आपका कोई अधिकारी होगा वो चेक करेगा। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन, जिस पे आपने डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें आपने लिखी हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें चेक होंगी। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्त, डेयरी में हम जाते हैं तो वहाँ की जो मशीन्स होती हैं इनको डेली चेक किया जाता है और इनको डेली साफ़ किया जाता है SSOP से। ठीक है, जैसे कि हम पहले क्लीन करेंगे, फिर बैक्टीरिया ना रहें इसकी वजह से उसको केमिकल्स वगैरह से सैनिटाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें, जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरियल काउंट बिल्कुल लो हो जाते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं रहते हैं, पहली चीज़। इसके अलावा एक USDA जिसको आप जानते हो, जैसे एक USDA इसको आप जानते हो, मीट प्लांट्स, इनमें मैंडेटरी होता है ये। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता है लिस्टीरिया, उसकी रिस्क को ये कम करता है। ठीक है, बाकी आपका आंसर समझ नहीं आया तो घर में कोई एग्जांपल बता दीजिए। तो घर में जो प्लेट्स हैं ना दोस्त, उनको धोने का जो डेली का हमारा काम है, जैसे तो उनको धोने का जो डेली का काम है, वॉश करना और फिर उसको बाद में पोंछने के बाद आपको फिर से यूज करना, ये सारे के सारे हमारे कहाँ आ जाएंगे, SSOPs में आ जाएंगे। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं HACCP, जिसको कई बार आपने सुन चुके हो, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, यानी कि सिंपल भाषा में खतरे को ढूंढकर निकालना है। ठीक है, अब आपने ये सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो किए, जिससे पहले वाले जितने भी प्रोसीजर्स थे वो आपने PRP, GHPs, GMPs, SSOPs, ये सारे के सारे आपने पढ़े, इनको आपने यूटिलाइज भी किया, उनको आपने एक्सेप्ट भी किया और उनको आपने इस्तेमाल भी किया। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो गई किसी को, तब फिर उसका मेन काम आता है HACCP का, यानी अब खतरे को हमको ढूंढ के निकालना है कि खतरा कहाँ है। ठीक है, तो HACCP क्या है मेरे दोस्त, ये एक प्रिवेंटिव सिस्टम है। ठीक है, रोकने का सिस्टम है। ये हैजार्ड को एनालाइज करने का सिस्टम है। हैजार्ड यानी खतरे को ढूंढने का एक तरीका है। ठीक है, बाकी इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि किस पॉइंट पे जाके इस खतरे को रोका जा सकता है। ठीक है दोस्त, चलो एग्जांपल के लिए, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, डेंजर स्पोर्ट्स में आप हो, तो आप क्या करते हो, शील्ड लगा लेते हो, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये वहीं पे ऐसे ही उस पॉइंट पे आके रोक देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर पहले ये देखना है कि बायोलॉजिकल फैक्टर है कोई जिसकी वजह से ये खाना खराब हुआ है, यानी कि बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला है जिनकी इनकी वजह से हुआ है, या कोई केमिकल है जिसकी वजह से ख़राब हुआ है, या कोई चीज़ फिजिकल है, जैसे कांच के टुकड़े उकड़े तो इसमें नहीं है, कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ है, किसी की हेल्थ ख़राब हुई है, तो पहले चेक करना। ठीक है दोस्त, इसके अलावा अब हम इसमें क्या करते हैं, वही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हुई हैं। ठीक है, हैजार्ड्स के टाइप पहले डिसाइड करना, इसके बाद HACCP याद रखना मेरे दोस्त। जैसे पहले यहाँ पे हम टीम बनाते हैं, ठीक है, जो टीम अप्रोच लिखा हुआ है, फिर इसको मॉनिटर करते हैं, ये आप याद रखना। फिर से मैं नासा का इसमें एक बार आपको मेंशन करूंगा, नासा ने इसको ओरिजिन किया एस्ट्रोनॉट्स के फूड के लिए, इसको भी, ठीक है, ये आप याद रखना। इसके अलावा ये क्या करता है इस, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताऊं, जैसे कि आप जूस की बात करें तो जूस में मान के चलिए पाश्चराइजेशन CCP, ये एक तरीका होता है, ये करता है पैथोजन को किल कर देता है। ठीक है, और 30% तक इसके खतरे को कम कर देता है। ठीक है, बाकी घर की अगर हम बात करेंगे तो मीट जो होती है, मांस होता है, उसको कुक करते समय हम टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये HACCP का ही एक तरीका होता है। ठीक है, जो कि चेक करके बताएगा आपको कोई बचा है या नहीं बचा है इसके अंदर। ये तो ये HACCP हो गया। इसके अलावा ठीक है, बाकी आप चिंता मत करना, अभी हम MCQs लगाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ भी आपको पता चलेंगी, ध्यान रखना। चलिए, तो हमारा 7th नंबर का पॉइंट है जिसमें लिखा है ISO सीरीज। इसमें इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे ISO 22000, इसको हम 3 बार पहले हम पढ़ चुके हैं, इस बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये 2200, ये 22000, ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए ये टैग मिलता है। ठीक है, किसको मिलता है, जो इसकी जो चेन है, जो इसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये आप याद रखना। एग्जाम्पल के लिए दोस्त मेरे, अगर कोई PRPs, HACCP एंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रिंसिपल्स,
ठीक है। इनको इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है तो उनको ये दिया जाता है, पहली चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन द फूड चेन, सभी संगठनों पर लागू होता है, किसी एक के लिए इसको नहीं बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है ISO 9001, आपसे पूछेगा किस चीज़ के लिए दिया जाता है। ये तो मैनेजमेंट के लिए, ये तो मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, और 9001 दिया जाता है दोस्त, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। यानी कि दोस्त मेरे, इंश्योर करना प्रोडक्ट की क्वालिटी को, एम्फसाइज करना कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताए 2200, इसके बाद 9001, ठीक है, ओवर 1 मिलियन कंपनीज हैं जो इससे रजिस्टर्ड हैं, इससे सर्टिफाइड हैं, ठीक है। आपको एक होमवर्क दूंगा कि आप जब भी कोई चीज़ अब कोई भी प्रोडक्ट लेकर के खाने का आते हैं, तब आप उस पर देखेंगे कि इस पर कौन सा ISO स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। और आपका काम होगा ये पता करना कि ISO ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये वाला, ठीक है। और अगर आप नहीं दे पाएँ, नहीं जान पाएँ, तो आप वो मुझे कमेंट करना, या आपको बताऊँगा कि वो स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है। ऐसे करके आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे और आपको अच्छे से उनको देख पाओगे, याद कर पाओगे, ठीक है दोस्त। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं TQM यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, ये क्या होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कुल गुणवत्ता प्रबंधन। डेफिनेशन पे पहले आ जाते हैं इसके, पूरी क्वालिटी का जिसमें ध्यान रखना। TQM मेरे दोस्त इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच दैट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म सोर्सेज थ्रू। इनको सबको छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। लॉन्ग टर्म अगर सक्सेस पानी है किसी भी चीज़ को, देखिए अब ये किसके लिए, पहले तो ये याद रखना, ये किसी कंपनी के लिए या किसी ऐसी फूड प्लांट के लिए जो खाना बनाते हैं और सेल आउट करते हैं मार्केट में, ठीक है, ये उनके लिए। अगर उनको लॉन्ग टर्म में अगर सक्सेस चाहिए तो उनको TQM पे फोकस करना रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है मेरे दोस्त, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त होता है, इस पे ध्यान देना रहता है। इनमें इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, कस्टमर पे फोकस करना, कस्टमर को देखना कि इसको क्या चीज़ पसंद है वो बनाना, पहली चीज़। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, उसमें हमेशा लगातार कुछ ना कुछ नए तरीके लेके आना जिनसे कि उसका इंप्रूवमेंट बढ़ता जाए। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं है कि वो केवल वहाँ पे आके पैसे लें और अपना काम करें, ऐसे नहीं, उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई कस्टमर को पसंद आ रहा है हमारा बनाया हुआ, तो एम्प्लॉयज़ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। प्रोसेस अप्रोच, प्रक्रिया दृष्टिकोण, सारे के सारे स्टेप जो हमने PRPs वगैरह, GHPs GMPs जो पढ़े, उनको सबको इसमें ऐड करना। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डेटा अपने पास होना कि हमने कितना बनाया, कितने लोगों को पसंद आया, कितना ख़राब हुआ, कितने को सेल किया, किस आधार पर। ये डेटा इज़ द न्यू फ्यूल, ये अगर आपने कहीं सुना हो तो याद रखना, डेटा ही सब कुछ है आज के ज़माने में मेरे दोस्त। डेटा पूरा का पूरा इनको मैनेज करके रखना, ठीक है। डेटा होगा तो सारी की सारी चीज़ इनकी ठीक रहती हैं, ठीक है। यह जब आप कर लेते हो तो याद रखना 20 से 30% आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। फीडबैक लेना, जैसे खाना जब आप खा लेते हो तो आप फीडबैक बाद में देते हो कि सब बहुत बढ़िया बना, टेस्टी था, अच्छा था, तो इससे क्या होता है, ये TQM आप अप्लाई कर रहे हो, इससे क्या बेटर रिजल्ट्स होते हैं। कंपनी खाना बनाने वाली होती है, वो अपनी चीज़ों में इंप्रूवमेंट करती जाती है, ठीक है। चलो भाई, तो अब चलो, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हमने पढ़ी, इनको सबको मैंने यहाँ पे एक जगह दे दिया है जिससे कि आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। चलिए, ये आप याद रखना, ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं चैप्टर में। यूनिट 6 सबसे सिंपल एक यूनिट है, आसानी से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, केवल आप सुनते चलेंगे। बाकी वन लाइनर यहाँ पे 50 एडवांस्ड लेवल के दे रखे हैं, इनको आप पूरे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब हम MCQs करेंगे तब हम इसको और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी टेंशन लेने वाली बात इसमें कोई नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि वीडियोज़ लेट क्यों हुए, इसीलिए लेट हो गए क्योंकि बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई थी। चलिए, तो ये यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अब हमारा इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक और बचा है, टॉपिक नंबर 4 आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका ये पूरा यूनिट खत्म हो जाए और फिर हमारे